हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आई पढ़ाई। आज हम लोग अपने इस लर्निंग सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सेस देखा था, एक कॉन्सेप्ट देखा था कि किस तरह से डाइपोल की ही एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह से उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि डाइपोल की वजह से उसके इक्विटोरियल प्लेन में कोई पॉइंट हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। देखो, इक्विटोरियल प्लेन क्या होता है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। दिस इज इक्विटोरियल प्लेन। इक्विटोरियल प्लेन का मतलब है एक ऐसा प्लेन जो डाइपोल के मिड पॉइंट से पास होता हो और वो उस डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर। देखो, ये ऐसा प्लेन है। मतलब यहाँ पर इस प्लेन को अगर मैं मार्क करूँ तो ये इस तरह से है और डाइपोल इसको क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका साइड व्यू ड्रॉ करूँगा आपके लिए तो वो साइड व्यू ऐसा बनेगा। यहाँ सामने से देखने पे इट इज़ प्लस क्यू, इट इज़ माइनस क्यू। इसको इस तरह से डिवाइड करने वाली एक लाइन और इस लाइन को क्रॉस करने वाला ऐसा प्लेन जो इस पेज के परपेंडिकुलर हो। ये वाला प्लेन डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया और यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये पॉइंट यहाँ पे पी पॉइंट है। तो अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक एक चार्ज की वजह से निकाल के हम वेक्टोरियली ऐड करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, वही नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज इस तरह से। ठीक है, इसको मैं ई ऑफ प्लस क्यू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको मैं कर रहा हूँ ई ऑफ माइनस क्यू रिप्रेजेंट, क्योंकि ये इक्वेटोरियल मिड पॉइंट से पास कर रहा है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। तो इससे पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दोनों फील्ड के ऐड हो जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब यहाँ पर ई ऑफ प्लस क्यू या ई ऑफ माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। एंड द रीज़न इज़ कि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है पी पॉइंट का किसी भी चार्ज से। एकदम सिमेट्रिकल पोजीशन है। तो ये बन जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर ये डिस्टेंस होगी। तो देखो, आर डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डाइपोल का टोटल लेंथ 2a हम रेफ़र करते हैं हर बार। इस तरह से हो जाएगा और इसको आर लेने से बेटर रहेगा हम इसको डी मान लेते हैं। देखो, है ना, क्योंकि इस डायग्राम में जो यहाँ पे इस तरफ दे रखा है इसमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर माना गया है। तो हम इधर चेंज कर देते हैं के क्यू बाई डी स्क्वायर, है ना। रब करके चेंज कर देता हूँ, ओवरलैपिंग अजीब सी दिख रही है। तो ये के क्यू बाई डी स्क्वायर। अब देखो, डी स्क्वायर को हम पाइथागोरस लगा के यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से ये आएगा। लेकिन अब हम एक्स डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख देंगे के क्यू बाई डी स्क्वायर का कॉस थीटा होल ट्वाइस, वाइल इन वाई डायरेक्शन इट विल बी ज़ीरो, क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट्स इक्वल एंड ऑपोजिट आएंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करता हूँ, के क्यू बाई डी स्क्वायर की जगह आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड कॉस थीटा फ्रॉम एनी राइट एंगल ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल से देखो, यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, हमें कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस या एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर होगी। तो इट इज़ दिस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये क्या बनेगा, इट इज़ ट्वाइस के क्यू ए और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। and this is electric field of dipole on its equatorial axis या on its equatorial plane। ये एग्जैक्ट वैल्यू है,
जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ अप्रॉक्सीमेशंस या कह सकते हैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे फॉर्मूला में, जिससे कि ये थोड़ा और ईजियर वे में आ जाए, जैसे कि हमने लास्ट लर्निंग सेशन में किया था। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो Q इंटू 2A को हम डाइपोल मोमेंट P लिख सकते हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि R जो है वो बहुत बड़ा हो A से, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं नियरली आर स्क्वायर, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में समझाया था। तो अब हमारे पास ई इक्विटोरियल क्या बन जाएगा, इट इज़ के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह सिर्फ आर स्क्वायर की पावर 3/2, दैट बिकम्स के पी बाय आर क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला इक्विटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है डाइपोल के लिए। हमारे को दोनों ही टाइप से फॉर्मूला को लर्न करना चाहिए, जिससे कि किसी भी फॉर्मेट में इक्वेशन पूछा जाए, लाइक एनसीईआरटी में दोनों ही फॉर्मेट्स दे रखे हैं, तो दोनों पे इक्वेशन आने पॉसिबिलिटी बनती है। अब देखो इस चीज़ को मैं एक कॉन्साइसली पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने 2 लर्निंग सेशंस में क्या क्या चीज़ें की। तो फील्ड अलोंग एक्सिस ऑफ डाइपोल, तो डाइपोल के अलोंग एक्सिस पे हमें क्या मिला, देखो ये है था डाइपोल हमारा। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट अगर P था, तो एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इट इज़ ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, हमेशा उसी डायरेक्शन में आएगा। तो ये एक्सिस वाली फील्ड होगी और इसका फॉर्मूला होगा 2kp बाय आर क्यूब। एंड व्हाट इज आर? आर इज डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट टू द गिवन पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर होगी हमेशा। मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ फील्ड is always in direction of dipole moment। ठीक है, ये इस तरह से हमेशा याद रखना है। अब दूसरा हमने आज के लर्निंग सेशन में डिराइव किया कि फील्ड इन इक्वेटोरियल प्लेन, तो उसमें हमने देखा कि अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर ये एक डाइपोल है, तो इसके मिड पॉइंट से पास होने वाला एक प्लेन होगा, परपेंडिकुलर प्लेन, जो इस पेज के साथ परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा होगा। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P हुआ, तो इस पे जो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, है ना। अभी आप दोबारा पीछे करके लेक्चर को देख सकते हैं कि अगर मैंने डाइपोल मोमेंट राइट साइड में बनाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट लेफ्ट साइड में आएगी। अभी जो हमने डेरिवेशन किया उसमें भी सेम ऐसा ही था। तो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी KP बाय आर क्यूब, जहाँ पे R है डाइपोल के मिड पॉइंट से P पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये है R। तो यहाँ हम नोट कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज ऑलवेज ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारे पास 2 चीज़ें हैं। दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बोर्ड्स में, जेईई मेन में, सब जगह ये फॉर्मूलाज हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया जो हमें लर्न करना चाहिए।
थ्योरी बोर्ड्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है और फॉर्मूलाज जो हमें मेंस के हिसाब से याद रखना है। तो ये हुई कंडीशन। अब देखो मेंस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डाइपोल के लिए एक अच्छी ट्रिक भी है जिसको हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए। मान लो कि हमारे पास एक डाइपोल ऐसे रखा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मैंने इसको मार्क कर दिया, इट्स डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर। और अब हमसे पूछा जाए व्हाट इज़ द फील्ड एट दिस पॉइंट, पी पॉइंट पे फील्ड क्या होगा। पी पॉइंट मैंने मार्क किया है। अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर इस डाइपोल के मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ये हमारे पास इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा जिसकी दूरी r है। अब देखो ये तो एक जनरल पोजीशन हो गई, हमने इक्वेटोरियल कैलकुलेट किया, हमने एक्सियल एक्सिस पे कैलकुलेट किया, किसी भी एंगल पे क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डाइपोल से इस वेक्टर का एंगल अगर थीटा बन रहा है तो हम डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट्स कर लेंगे। एक डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट इधर आएगा विच विल बिकम पी एक्सिस, एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट बन जाएगा ये, इट इज़ पी कॉस थीटा। और एक डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट इधर आएगा इसके परपेंडिकुलर, एंड दिस विल बिकम पी इक्वेटोरियल या परपेंडिकुलर, जिसको हम पी साइन थीटा बोलेंगे। अब पी पॉइंट को ऑब्जर्व करो, पी पॉइंट हमारे पास दो डाइपोल्स की वजह से फील्ड देगा। एक ये वाला डाइपोल होगा पी पॉइंट के लिए जिसको हमने पी कॉस थीटा नाम दिया है, और इसके मिड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी r हो जाएगी, यहाँ पर पी पॉइंट है। और दूसरा हमारे पास डाइपोल मोमेंट, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, वेक्टोरियली ऐड होगा ये। दूसरा डाइपोल मोमेंट हमारे पास इस तरह से है, थोड़ा सा प्रॉपर बना देते हैं, ये इसको हमने नाम दिया पी साइन थीटा, और इसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलरली ये पी पॉइंट r दूरी पे मिलेगा, यहाँ पे पी पॉइंट, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। अब बस हमें दो फील्ड्स को मार्क करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। पी कॉस थीटा एक डाइपोल मोमेंट हो गया, पी साइन थीटा दूसरा डाइपोल मोमेंट के ही दो पार्ट्स कर लिए। तो अब यहाँ पर मैं जो फील्ड लिखूँगा वो ई एक्सिस हो जाएगी, और यहाँ पे जो फील्ड लिखूँगा वो ई इक्वेटोरियल हो जाएगी। एक्सिस की फील्ड हमेशा डाइपोल मोमेंट के अलोंग होती है, इक्वेटोरियल फील्ड हमेशा डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ई एक्सिस को हम लिखेंगे 2kp बाय आर क्यूब, और इसको हम डाल देंगे आर कैप वेक्टर, आर कैप मतलब पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में, और ई इक्वेटोरियल को हम लिख देंगे, इसको मैं पी एक्स लिख देता हूँ, हाँ एक्सिस वाला कंपोनेंट, और 2k इसको पी वाई लिख देता हूँ, और ये तो इक्वेटोरियल है ना, इसमें 2 नहीं आएगा, इक्वेटोरियल फील्ड तो k पी वाई बाय आर क्यूब होगी, और इसका जो डायरेक्शन है इसको मैं टी कैप लिख देता हूँ। टी कैप मतलब इक्वेटोरियल डायरेक्शन है ना, ये आर कैप डायरेक्शन और ये टी कैप डायरेक्शन। तो अब वैल्यूज़ डाल दें, तो ये बन गया 2k पी एक्स की जगह पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब, देखो कितना आसानी से मिल गया, और ये बन गया k पी साइन थीटा क्योंकि इक्वेटोरियल वाला है अपॉन आर क्यूब, इसको टी कैप बोल दिया हमने। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट पी, तो अब देखना कितना आसानी से हम बता सकते हैं इसको। ये तो मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके बताया ना। अब देखो कैसा बनेगा, यहाँ पर ये डाइपोल बन गया, दिस इज़ आर डाइपोल। यहाँ से अगर हम r डिस्टेंस पे जाते हैं, ये हमारा r डिस्टेंस है,
अब इस आर डिस्टेंस पे देखो, हमेशा ध्यान रखना कि हम डाइपोल के दो कंपोनेंट्स करेंगे, एक डाइपोल का कंपोनेंट इधर आएगा और एक डाइपोल का कंपोनेंट इधर आएगा। एरो हेड कैसे बनाना है, जहाँ पे पहले से गिवन डाइपोल दे रखा है। ये है पी कॉस थीटा, ये है पी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा हमने ये एंगल माना है। तो देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया 2k पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब, क्योंकि ये एक्सियल वाला है। और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा k पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। ये दो फील्ड्स आ गई। व्हाट इज़ द नेट फील्ड? अगर डाइपोल की वजह से नेट फील्ड निकालनी हो तो हम इसको ई एक्स और इसको ई वाई बोल सकते हैं, और रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। अगर हम इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो के पी बाय आर क्यूब तो बाहर कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल पावर हाफ। दिस इज ई नेट। ठीक है, इसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा। और अगर मान लो हमें ये ना मान के ये निकालना हो कि बताओ नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो नेट फील्ड की डायरेक्शन यहाँ कहीं आएगी। दिस इज फाई एंगल, इसको फाई एंगल मान लेते हैं। तो व्हाट इज टेन फाई? टेन फाई इज ई वाई अपॉन ई एक्स। तो ई वाई को हम लिखेंगे के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब, and this is 2kp cos theta by r cube, which becomes tan theta by 2. तो phi angle is tan inverse tan theta by 2, है ना। अब अगर मान लो ऐसा पूछा जाए, ये तो phi एंगल हुआ ना, इसका x एक्सिस से क्या एंगल है? x एक्सिस क्या है? ये है हॉरिजॉन्टल। अगर इस लाइन का एंगल यहाँ से थीटा है तो एंगल विद एक्स एक्सिस क्या बनेगा? देखो थीटा प्लस फाई, यही तो है एंगल। तो थीटा रिमेन सेम एंड फाई की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2। दिस इज नेट एंगल। इसको कुछ जाय नाम दे देते हैं, कुछ भी एंगल, है ना। तो these are the different things that we can find out with the help of dipole concept. अब इसके कुछ बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ, जैसे जेई मेन में क्या क्या पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा पूछा जाए कि ये है हमारा डाइपोल जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा है, अब चारों क्वाड्रेंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शंस क्या क्या आएंगी, है ना। जैसे मान लो इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। मैं कैसे बताऊंगा? मैं पहले तो एक कंपोनेंट इसका इस लाइन के अलॉन्ग ले लूँगा। देखो, क्योंकि मेरा डाइपोल का कंपोनेंट एक तो ऐसा आएगा और एक इस तरफ आएगा, एकदम रफली सोचना है, ठीक है। तो ये एक कंपोनेंट बनेगा इसका, एक ये कंपोनेंट बनेगा ई एक्सिस ई इक्वेटोरियल। तो रिजल्टेंट क्या आया? यहाँ पे आ गया। मतलब इस तरह से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब मान लो कि मैंने पूछा होता कि यार यहाँ मत बताओ मुझे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास आर वेक्टर ये बनता। अब हम डाइपोल के दो कंपोनेंट्स करेंगे, तो डाइपोल का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा। अब ध्यान देने की बात यह है कि भाई ये वाला कंपोनेंट अब एक्सियल हो गया, दिस वन इज एक्सियल नाउ, जो कि पिछली बार इक्वेटोरियल दे रहा था। तो अब ये एंगल अगर मान लो हमें ऐसे दे रखा है थीटा, तो यहाँ पर एक कंपोनेंट तो डाइपोल की तरफ आ जाएगा, है ना। चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, एक और अलग से डायग्राम बना के देता हूँ, वरना इसमें तो क्या है कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों को। सेकेंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे बनाते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट का डायग्राम अलग बनाते हैं जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे।
अब ये हमारे पास डाइपोल इस तरफ एक्स एक्सिस के अलोंग, और पॉइंट अब हमारा यहाँ पर है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो पॉइंट को ऐसे जॉइन कर लिया, ये एंगल थीटा हो गया। डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट्स करेंगे अब हम। इस साइड आएगा p cos थीटा, और इस साइड आ जाएगा डाइपोल का डाइपोल मोमेंट p sin थीटा। अब ध्यान रखना कि एक्सियल कौन सा होता है, जो सीधा उस पॉइंट को जोड़ता हो। तो मतलब एक्सियल फील्ड इधर आएगी, ई एक्सिस की एक्सियल फील्ड, और इक्वेटोरियल फील्ड हमेशा डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट होती है, तो इक्वेटोरियल फील्ड इधर आ जाएगी। तो देखो डाइपोल मोमेंट कैसा बना, नेट फील्ड कहीं यहाँ पर बन रही है, ये ई नेट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ई नेट कहीं ऊपर की तरफ बन सकती है, ऊपर की तरफ किसी भी एंगल पे होगी, एग्जैक्टली वो परपेंडिकुलर हो ये ज़रूरी नहीं, पॉसिबिलिटी है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वो ऐसी आ गई। थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, चलो ड्रॉ करके। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे अब हम। यहाँ पर ये डाइपोल, अब थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ कहीं पॉइंट, अब इस पॉइंट से इसको जोड़ देते हैं, ये हमारा पोजीशन वेक्टर। अब देखो एंगल हमेशा मैं इसी के साथ लूँगा, पोजीशन वेक्टर के साथ। तो डाइपोल के डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, एक तो इस तरफ आ जाएगा p cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बनेगा p sin थीटा। अब देखो डाइपोल मोमेंट के एक्सिस वाला कंपोनेंट यहाँ आ गया, इट इज़ ई एक्सिस, और इक्वेटोरियल वाला कंपोनेंट इसके ऑपोजिट बनेगा, मतलब यहाँ बनेगा ई इक्वेटोरियल, है ना। ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सिस वाला है। तो रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो यहाँ कहीं आ जाएगा, ई नेट। दिस इज माई थर्ड क्वाड्रेंट। एंड लास्ट वन, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर फिर से वही डाइपोल बनाते हैं पहले, ये हो गया हमारा डाइपोल। फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ हो जाएगा पॉइंट P। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये इससे ज्वाइन किया, ये एंगल थीटा बना। डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट्स करे, दिस इज p cos थीटा, दिस इज p sin थीटा। अब देखो p cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट आएगी, तो मतलब ये ई एक्सेस बनेगा ऐसा, और ई इक्वेटोरियल इसके परपेंडिकुलर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ई इक्वेटोरियल बनेगा। तो रिजल्टेंट फील्ड इज इन द मिड ऑफ दीज टू, नीचे की तरफ आ ई नेट। तो देखो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में फील्ड नीचे की तरफ कहीं आएगी, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ऊपर की तरफ कहीं आएगी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो भी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू अगर वाई डायरेक्शन में हो तो क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड due to dipole is in plus y direction in first quadrant, then what is the condition, है ना। प्लस वाई डायरेक्शन में होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कंडीशन होनी चाहिए,
व्हाट इज़ द असेंशियल सिचुएशन फॉर इट। तो अभी अभी हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर की साइड कहीं आता है, ये एग्जैक्टली वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग आ जाए तो क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं ये एंगल फाई है, ये एंगल थीटा है, तो हमने इसको गिना थीटा प्लस फाई, और अगर ये एग्जैक्टली वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग आए तो थीटा प्लस फाई मस्ट बी 90 डिग्री। वाई डायरेक्शन तो तभी बनेगा ना जब एक्स एक्सिस से उसका एंगल 90 हो जाए। अब हम जानते हैं थीटा एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 जो अभी हमने डिराइव किया, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो ये थीटा यहाँ ले जाओ तो ये बनेगा टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू, इसको 90 माइनस थीटा लिखेंगे, 90 माइनस थीटा। अब मैं दोनों साइड 10 कर दूंगा दोनों इक्वेशंस, तो ये बन जाएगा 10 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, 10 ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, एंड दैट विल बिकम 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिखा, मतलब ये चीज़ क्या है, ये 1/10 थीटा है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इससे थीटा की वैल्यू आ गई 10 इनवर्स ऑफ √2। मतलब जहाँ पे थीटा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वहाँ उस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगी, अलॉन्ग द वाई एक्सिस। मतलब ये जो लाइन मैंने देखो यहाँ पे देखना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो आर वेक्टर बनाया है ना, ये पोजीशन, ये अगर 10 इनवर्स √2 एंगल पे लिया जाए, कितनी भी दूरी पे हो बस इस एंगल पे लिया जाए, तो जहाँ कहीं भी नेट फील्ड बनेगी वो बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड बनेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये चारों क्वाड्रेंट के लिए वैलिड है। जैसे मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर चाहिए दिस एंगल, मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में ऊपर चाहिए तो ये वाला एंगल 10 इनवर्स इधर से आ जाएगा, 10 इनवर्स √2। मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में नीचे चाहिए तो मेरे पास ये वाला एंगल 10 इनवर्स √2 हो जाएगा। मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में नीचे चाहिए तो मुझे ये वाला एंगल 10 इनवर्स √2 लेना है। तो दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब जेई मेन, जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस या बोर्ड में ऐसा कुछ डिराइव करने को आता है, वी कैन ईजीली डिराइव। तो बच्चों आई होप आज के ये इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा। अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट है, कुछ भी चीज़ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करो जिससे कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। टेक केयर, सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट सेशन।